अब नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम के अपवाद। इसके 3 नियम थे: प्रभाविता, पृथक्करण या युग्मकों की सुप्तता का नियम और स्वतंत्र अपीवन का नियम। उसमें से 2 नियम के अपवाद हैं, प्रभाविता और स्वतंत्र अपीवन का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की सुप्तता के नियम के कोई अपवाद नहीं है। पहला देखो, इसमें प्रभाविता के नियम के अपवाद। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जनक कोई पीढ़ी में संकरण कराया तो जो F1 पीढ़ी है उसमें जो प्रभावी लक्षण है वो तो प्रकट हो जाएंगे और जो अप्रभावी लक्षण वो प्रकट नहीं होंगे। जैसे लंबापन और बौनेपन का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे हुए लेकिन लक्षण प्रूफ के अनुसार लंबे पौधे प्राप्त हुए। बौने पौधे प्राप्त नहीं हुए, बौना जीन अप्रभावी है। लंबा प्रभावी था, उसने अपना प्रकट किया लक्षण। लेकिन जो मेंडल ने नियम बताया था ये वो सभी पौधों पर लागू नहीं होता। फिर आगे मेंडल जब नियम बता दिया उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों में दोबारा खोज की, इनके प्रयोगों को, कि ये वास्तव में सही था या गलत था। फिर उन्होंने कुछ पाया और उसके अनुसार ये अपवाद बने। तो सबसे पहले इस नियम के इसमें उन्होंने देखा, इसमें 2 चीज़ आती है, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, एक होता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, और सहप्रभावी मतलब दोनों साथ साथ प्रभावी होते हैं। सबसे पहला देख लो, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज़ बता रहा हूँ। इतना डीप पूछते तो नहीं है, क्या पता पूछ ले। इसने ये नियम में एक पौधा लिया, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन पौधा लिया। इसका दूसरा नाम है मिराबिलिस, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, चलापा। मिराबिलिस चलापा या 4 o'clock प्लांट। फोर ओ क्लॉक प्लांट, इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। इसमें इसने क्या किया कि लाल पुष्प है ना, उसमें तो लंबे और बौने थे, इसमें लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद। अब सफ़ेद को डब्लो नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर, क्योंकि यह प्रभावी वाला है। श्वेत, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वालों का संकरण करवाया। तो इसने क्या प्राप्त किया, अब होना तो क्या चाहिए था, लाल पुष्प वाले F1 पीढ़ी में लाल प्रभावी होता है, मतलब इसका आर युग्मक बने RR, इसके स्मॉल आर, चारों मिले तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगी। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब
लाल पौधे बनने चाहिए थे F1PD में, क्योंकि उसमें भी लंबे और बोने थे तो F1PD में लंबे प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इसमें लाल प्राप्त नहीं हुए। इसमें एक पौधा लाल, दो पौधे मतलब गुलाबी प्राप्त हुए और एक सफ़ेद प्राप्त हुआ। लाल भी प्राप्त हुआ, सफ़ेद भी प्राप्त हुआ, गुलाबी भी प्राप्त हुआ। इसे करके देख लो आप। जैसे ये RR है, इसके युग्म बने R और R, RR है, इसके युग्म बने पेरेंट पीढ़ी हो गई, उसमें TT था, इसमें RR हो गया। तो पुष्प का रंग लिया ना। अभी चारों मिलेंगे, कैसे भी मिला लो, यदि इनका संकरण कराओगे तो यही बनेंगे चारों, कैपिटल R और स्मॉल r। अब मेंडल के अकॉर्डिंग ये कैसे होना चाहिए थे, लाल पुष्प वाले, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब इसका स्वपरागण कराओ, F2PD प्राप्त करो, RR और RR, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, ये F1PD हो गई। और F2PD में देखो, इसका इससे कराओगे तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। अब इसमें देखो हिसाब से तो ये देखो तीनों लक्षण प्रारूप में देखे तो लाल प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ये तो लाल है और ये दोनों गुलाबी पुष्प प्राप्त हो गए और ये सफ़ेद श्वेत। मतलब इसका फिनोटाइप क्या हो गया, लक्षण प्रारूप क्या हो गया, एक तो लाल, दो गुलाबी, देखने से तो यही पता लग रहा है, और एक सफ़ेद। और जीन प्रूफ भी सेम ही इसका, जबकि अलग अलग होने चाहिए थे ना मेंडल के अकॉर्डिंग। एक लाल वाले देखो RR जीन के हिसाब से देखें, ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, दो ये प्राप्त हुए, और एक स्मॉल r और स्मॉल r। जीन प्रूफ और लक्षण प्रूफ दोनों क्या है, सेम प्राप्त हो रहे हैं, देखने से भी सेम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, आना क्या चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था यहाँ लक्षण प्रूफ, क्योंकि मेंडल में 3:1 आया था। तो इसके जो रिजल्ट है वो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, इसलिए स्नैपड्रैगन मिराबिलिस ज़लापा 4 o'clock प्लांट है, इसमें अपूर्ण प्रभाव था। अपूर्ण मतलब न तो ये प्रभावी हुआ न ये, बीज के लक्षण आ गए। गुलाबी लाल और सफ़ेद को वैसे मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है, तो बीज के रंग आ गए, तो ये पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हुआ। उसमें तो क्या था, प्रभाविता में लाल वाला प्रभावित था, तो लाल ही पुष्प बन रहे थे, 3 लाल बन रहे थे और एक से सफ़ेद बनता, यदि बनता तो। जैसे 3 लंबे थे और एक बोना था F2PD में, ये F2PD है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता इस स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस ज़लापा 4 o'clock प्लांट लेते हैं, इसमें क्या होता है, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद पुष्प बनता है। तो लक्षण प्रूफ 1-2-1 और जीन प्रूफ भी 1-2-1, और सेम का सेम एक को डोमिनेंस है, सहप्रभाविता साथ साथ को डोमिनेंस है, सहप्रभाविता। इसमें तो इनकम्प्लीट था, न ये प्रभावित था और ये न ये, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी प्रभावी हो जाता है और ये भी प्रभावी हो जाता है, तो दोनों के बीच के लक्षण आ जाते हैं। इसमें दो है, एक तो पशुओं में जो त्वचा का रंग होता है ना वो आता है, तो पशु के त्वचा के रंग में यदि इसका त्वचा का रंग मान लो ब्लैक है और इसका सफ़ेद है, इनका क्रॉस कराया तो यही आएगा अनुपात। इसमें भी
वैसे ब्लैक है तो एक ब्लैक बनेगा, दो चितकबरे बनेंगे, रेयॉन बोलते हैं इसको, और एक सफ़ेद बनेगा। काला चितकबरा मतलब काला और सफ़ेद, कहीं काले धब्बे वाले कहीं सफ़ेद। काले सफ़ेद मिक्स नहीं होंगे, ग्रे कलर नहीं होगा, इसमें होता तो ग्रे होता। इसमें काले चितकबरे मतलब दोनों प्रभावी है, काला भी आएगा सफ़ेद भी आएगा। धब्बेदार पशु देखे होंगे। और एक सफ़ेद, पूर्ण रूप से सफ़ेद, और जीन रूप भी ये सेम ही आएगा। तो इसमें भी यही प्राप्त हो रहा है। एक तो पशुओं में बालों का रंग, और एक एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ अपन में पाया जाता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप, ए वाले भी, बी वाले भी, ओ वाले भी, और एबी ब्लड ग्रुप वाले भी। तो एबी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है, ये सह प्रभाविता का उदाहरण है, कोडोमिनेंस का। तो साथ साथ प्रभावी है। देखो ए भी है बी भी है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए भी होता है बी भी होता है, लेकिन न ए मान सकते हैं उसको, न ही बी ब्लड ग्रुप वाला मान सकते, ए बी ब्लड ग्रुप अलग ही हो गया। ये सह प्रभाविता के लक्षण है। तो ये दो नियम तो प्रभावित नहीं हो रहा, मतलब प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो रहा पूर्ण रूप से, और इसमें साथ साथ हो रहा है। तो ये प्रभाविता के नियम के अपवाद हो गए। एक दूसरा नियम, दूसरे नियम में कोई अपवाद नहीं है। ऐसे पूछ भी सकते हैं कि मेंडल का कौन सा नियम था जिसमें कोई अपवाद नहीं है, मतलब उसका कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता किसी भी नियम में। तो वो हो जाएगा युग्मकों की पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तृतीय नियम, तृतीय नियम में अपवाद है, स्वतंत्र अपीवन का नियम दिया था तीसरा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। स्वतंत्र अपीवन का नियम क्या कहता है कि दो लक्षण साथ साथ रह रहे हैं F1 पीढ़ी में, लंबा और बोना, लेकिन लंबेपन ने बोनेपन को नष्ट नहीं किया, उसके लक्षण को तो प्रभावित किया। प्रभावित मतलब लंबापन का लक्षण आ रहा है, बोनेपन का लक्षण नहीं आ रहा उस टाइम, लेकिन F2 पीढ़ी तक वापस दोनों सब अलग अलग हो गए, मतलब लक्षणों की वंशागति वो स्वतंत्र रूप से हो रही है आगे जाकर। लेकिन जो कुछ जीन होते हैं ना, जो गुणसूत्रों के एकदम सेंट्रोमेर केंद्र के पास रहते हैं, वो स्वतंत्र अपीवन का नियम का पालन नहीं करते। वो एक साथ वंशागत होने का लक्षण दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सहलगनता, लिंकेज। मतलब लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ वंशागति होती है। जैसे ये कोई गुणसूत्र है, तो सेंट्रोमियर है ना, इसका बीच का सेंटर, इसके जो 5 जीन होते हैं ना, ये जैसे मान लो युग्मक बनते हैं तो अश्रुत विभाजन होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, दो गुणसूत्र होते हैं जैसे, इसमें ये इसके अंदर कुछ पार्ट जाता है और ये इसके अंदर जाता है, ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। और चेंजेस होने के कारण क्या होते हैं, प्रत्येक युग्मक आनुवंशिक रूप से थोड़े अलग बनते हैं। इसीलिए तो एक ही माता पिता की सभी संतानें सेम नहीं होती, क्योंकि युग्मकों में जीनों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। एक्स वाला अलग थोड़ा टाइप का, वाई वाला अलग होता है, दोबारा युग्मक बनते हैं उसमें थोड़ा और चेंज आ जाता है, जिससे सभी संतानें अलग अलग बनती है क्रॉसिंग ओवर के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है संलग्नता में, इसके जो 5 जीन होते हैं ना, ये एक साथ वंशागत होते हैं, मतलब युग्मक यदि बनेगा ना, तो ये जीन वाले ना ये सभी युग्मकों में सेम जाएंगे, इसको बोलते हैं संलग्नता, लक्षणों का साथ साथ वंशागत होने का गुण। तो तृतीय नियम का अपवाद क्या है, संलग्नता, लिंकेज।
जैसे ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है, आंखों का रंग है ना वो संलग्नता प्रदर्शित करता है। एक बालों का रंग है, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, लिंग की संलग्नता है वो तृतीय नियम का अपवाद है। अब ज़्यादा डीप जनरल साइंस में समझाने का मतलब नहीं है। अब कुछ हम पढ़ रहे थे कि आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली है, तो एक और आता है नाम वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत। ऐसे भी पूछ लेते हैं वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्र को, क्रोमोसोम। ये अंग्रेजी वाले नाम इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी सीधे यही नाम दे देते हैं क्रोमोसोम सिद्धांत। तो ये दोनों नाम थोड़े ध्यान होने चाहिए आपके। ये किसने दिया था? सट्टन व बोवेरी, ये वैज्ञानिक थे दो, सट्टन और बोवेरी, जिसने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। इसका नाम देखो, ऐसे एक ट्रिक बताता हूँ, गुस्सा ध्यान रख लेना, गुस्सा। गु से गुणसूत्र सिद्धांत और सा से सट्टन बोवेरी। मतलब इसने क्या कहा था कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत में एक बात बोली थी इन्होंने कि वंशागति है का कारक है ना जो मेन, वो गुणसूत्र ही होते हैं। वैसे देखो तो सही बात भी है कि इनके कारक कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए होता है और डीएनए का एक भाग क्या होता है? जीन होता है। तो वंशागति का कारक गुणसूत्र होते हैं। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? सट्टन और बोवेरी ने। अब एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मतलब पुरुष और मादा कैसे बनते हैं जब गर्भावस्था में होता है या गर्भावस्था से पहले। लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पुरुष नर और मादा कैसे बनते हैं, इसमें कुछ ध्यान रखना। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में? 46 होते हैं। और इस जोड़े में पूछें तो 46 के कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े। ऐसे भी बोल सकते हैं 23 जोड़े होते हैं। और कुल पूछे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। अब इसमें 46 गुणसूत्र लेके चलो मान लो 46 में जो 44 होते हैं ना और 2 बच गए, मतलब 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र या एक जोड़ा या 2 गुणसूत्र। इसमें जो 46 में से 44 गुणसूत्र होते हैं इसको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र या अंग्रेजी में पूछ सकते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। और जो एक गुणसूत्र होता है, एक 2 गुणसूत्र या एक जोड़ी, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं एलोसोम। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 या 22 जोड़े। एलोसोम की संख्या 2 या 1 जोड़ी।
अब ये 44 तो चाहिए मेल हो या फीमेल हो, मतलब नर हो चाहे मादा, सेम ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता इसमें। और जो एक ये लिंग गुणसूत्र है ना, ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ये नर में अलग होता है, मादा में होता अलग होता है। यदि नर है, ये मादा है, तो नर में एक्स और वाई होता है और मादा में एक्स और एक्स, एक जोड़ी हो गया, एक ही और एक ही, टोटल 2। और इसमें मादा में एक्स एक्स, मतलब प्रत्येक कोशिका में ये तो एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे और इसमें एक्स एक्स। अब लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे ये नर है और ये मादा है, जनन होगा, प्रजनन, तो नर में गुणसूत्र कितने हो गए, 44 प्लस एक्स और वाई, ये होता है। और इसमें क्या हो गया, 44 तो सेम और एक्स और एक्स, ये मादा हो गई। ये कायिक कोशिका में जोड़े में ही होते हैं। जब युग्मक बनते हैं, मतलब नर के शुक्राणु को युग्मक बोलते हैं, मादा के अंडाणु को युग्मक बोलते हैं, तो सभी अलग अलग हो जाते हैं। ये इसके 22, इसका एक एक्स गया और 22 और इसका वाई गया। आप 22 को कैंसिल भी कर सकते हो, केवल एक्स वाई लिंग निर्धारण में काम आते हैं। और इसका हो गया 22 एक्स, इसके सेम बनते हैं मादा में क्योंकि एक्स एक्स है, 22 एक्स, एक्स 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 वाई और एक्स एक्स लेकर भी कर सकते हो। अब इनका क्रॉस कराते हैं, देखो पहले इसका इसके कराओ, तो 22 से 22 44 एक्स और एक्स, फिर इसका इससे कराओ, 22 22 44 और एक्स एक्स, फिर इसका कराओ 44 एक्स और वाई, इसका इससे कराओगे 44 एक्स और वाई। देखो ये लड़की है, ये भी लड़की है, मतलब मादा, एक्स वाई लड़का है और ये भी लड़का है, मतलब 50% चांस लड़की होने के और 50% चांस लड़के होने के हैं। 50% पुत्री और 50% पुत्र, 50% पुत्र। अब इसमें प्रश्न क्या पूछते हैं और इसमें कंफ्यूज भी कई होते हैं। इसमें प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है उसके लिए जिम्मेदार गुणसूत्र कौन सा है, या जो नर का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है। तो सीधा वैसे नर के निर्धारण में तो सबको पता है वाई गुणसूत्र काम आता है, वाई होगा तभी लड़का बनेगा एक्स के साथ। लेकिन लिंग निर्धारण में गुणसूत्र कौन से होते हैं, वैसे देखो तो एक्स और वाई दोनों होने चाहिए, लेकिन वहाँ उत्तर क्या मानते हैं, वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, वाई से ही पता लगता है, वाई जुड़ा तो नर, न जुड़ा तो मादा। तो उस कंडीशन में मान लो 4 ऑप्शन दे दे आपको, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, एक्स देते, वाई देते, एक्स वाई देते या कोई नहीं देते, तो आपको वाई गुणसूत्र वाला करना है। वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में मददगार होता है, वाई गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है, एक्स वाई दोनों नहीं करने हैं। क्योंकि कई पेपर में मैंने देखा है कि एक्स वाई करने वाला को गलत मानना है, वाई को ही मानना है। वैसे देखो तो एक्स वाई दोनों होते हैं लिंग निर्धारण में, लेकिन आपको वाई गुणसूत्र करने हैं। अब अगली क्लास MCQ की है।